हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसका जो थर्ड चैप्टर है, यानी कि मानव जनन। मानव जनन के अंतर्गत हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 लेक्चर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आज हम 7 लेक्चर पढ़ लेते हैं। 7 लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंड जनन, यानी कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको बहुत डिटेल से समझा दूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं अंड जनन। तो अंड जनन का मतलब क्या होता है? मतलब अंडाणु का निर्माण। तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। आपको पता है अंड जनन किसमें होता है? तो मादा में होगा। आपको पता है मादा में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको पता है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु का निर्माण तो किशोरावस्था में होता है, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में। बट अंडाणु का निर्माण कब होता है? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अंडाणु का निर्माण भी 12 से 13 वर्ष की उम्र में होगा। तो ये कहना गलत होगा। कुछ लोग बच्चे अंदाजा लगाएंगे बट ये गलत है। अंडाणु का जो निर्माण होता है वो लगभग जब बच्चा जो होता है एक माँ के गर्भाशय के अंदर स्थित होता है, तब क्या होता है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आपको पता है कि जो शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। लेकिन जो अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लगभग जब बच्चा माँ के गर्भाशय के अंदर स्थित होता है, तब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सिंपल सी बात आपको पता है। तो चलिए स्ट्रक्चर की मदद से मैं आपको समझाती हूँ, बहुत डिटेल से समझाऊंगी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि पुराने लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पे आएगा तो मैं उसको भी दोहरा दूंगी, ताकि आपको, अगर आपने पुराने लेक्चर ना पढ़े हो तब भी आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं पढ़े तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे हम डायग्राम्स की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आप सोचोगे क्या है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ। ये है अंडाशय। आपको मैं बताऊं, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि ये पूरा अंडाशय का चित्र है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर क्या होता है? एक संरचना होती है, छोटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो इसके अंदर ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। जो यहाँ खाली स्थान है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जो ये पार्ट है इसको हम स्टोमा कहते हैं। इसके अंदर छोटी संरचना होती है जिसे हम मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, या कह सकते हो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उगोनियम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उगोनियम, जो कि स्टेम सेल की बनी होती है। स्टेम सेल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि मैंने मादा जनन तंत्र पढ़ाया था उसके अंतर्गत जो अंडाशय की संरचना पढ़ाई थी उसमें यही चीज मैंने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे दोबारा आया तो मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। स्टेम सेल का मतलब होता है बार बार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। विभाजन करके क्या करेंगी कि ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल में क्या होगा? यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप जब डायग्राम्स को देखें तो आपको समझ में आए। समसूत्री विभाजन होगा, और क्या होगा कि कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं कह लेंगे, जो कि बहुत सारी होंगी। मैं यहाँ पे चित्र में बता देती हूँ, जो कि इसके चारों ओर होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहेंगे प्राथमिक अंडक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राथमिक। ये देखिए, पहले क्या होता है? जो एक कोशिकाएं कॉर्टेक्स में उपस्थित होती बहुत सारी,
उनको हम क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं, जो कि स्टेम सेल की बनी होती है। स्टेम सेल का मतलब होता है कि ये समसूत्री विभाजन करके क्या करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जब समसूत्री विभाजन होगा तो कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो कि मैंने किनारे किनारे बना दी है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। और प्राथमिक अंडक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी oocyte कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। oocyte कहेंगे, आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो 2 स्टेप में होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। और इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, बहुत सारी स्टेज होती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज, दूसरा स्टेज है मेटाफेज, तीसरा क्या है, तीसरा है एनाफेज, चौथा कौन सा है, टीलोफेज। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत बहुत सारे स्टेज होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, मेटाफेज, पहला होता है प्रोफेज होता है, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज। तो ये स्टेज जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा तो ये प्रोफेज प्रथम के अंतर्गत क्या होता है, जब ये क्रिया आती है तो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, यानी कि ये क्रिया यहीं पे रुक जाएगी। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ये कोशिकाएं किनारे किनारे थी, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेनुलोसा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेनुलोसा कोशिका। और आपको ध्यान रखना है, जो ये पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राथमिक पुट्टक। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। ये सिंपल सी संरचना थी जो कि मैंने आपको समझा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और आपको ध्यान रखना है, जब आपको पता है प्राथमिक पुट्टक का निर्माण होगा तो क्या होता है कि जो एक मादा का गर्भाशय होता है, उसके अंदर जो शिशु होता है, उसके 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, डिलीवरी होती है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। चलिए मैं फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये अंडाशय का चित्र है, मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अंदर जो ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और जो ये अंदर खाली पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर छोटी सी संरचना होती है जिसे हम मेडुला कहते हैं। इसके अंदर कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं, जो कि स्टेम सेल की बनी होती है। जब स्टेम सेल में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। जब ये अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी तो कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, जिसे हम प्राथमिक अंडक कहते हैं, जो कि मैंने इसे साइड साइड में बना दी है। और जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा कहते हैं। आपको सिंपल सी बात पता है। और इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। जब प्राथमिक अंडक में क्या होता है, जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन आएगा, उसके अंतर्गत जो स्टेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या है, ये एक स्टेज होती है, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत आती है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रोफेज फर्स्ट स्टेज आती है तो क्या होती है, जो ये क्रिया हो रही थी ये स्टॉप हो जाती है, यानी कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रसव की क्रिया। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रसव की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब एक बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो प्राथमिक पुट्टक होते हैं वो लगभग लाखों और करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं। लाखों और करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, प्राथमिक पुट्टक उपस्थित होते हैं। लेकिन जब एक बेबी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो एक बेबी होता है वो जब क्या करता है, मान लो यहाँ उसकी डिलीवरी हुई, उसके बाद उसने बढ़ना स्टार्ट किया, और जब वो एक किशोरावस्था में आती है, यानी कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आती है, और जब एक बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था यानी कि 12 से 13 वर्ष तक पहुंचता है, तो क्या होता है, उसमें लगभग क्या होते हैं, 60 से 80 हजार ही केवल क्या होते हैं, जो प्राथमिक पुट्टक होते हैं वो बचते हैं।
समझ में आया? ये सिंपल सी बात थी कि प्रसव की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब एक बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, उसमें प्राथमिक जो पुट्टक होते हैं वो लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब एक बेबी जब बड़ा हो जाता है, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें 60 से 80 हजार ही प्राथमिक पुट्टक बचते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस निकालता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। ये कहाँ होता है, ये माइंड में उपस्थित होता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। आपने हाइपोथैलेमस का कम सुना होगा, लेकिन मास्टर ऑफ ग्लैंड जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये आपको समझ में आया, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स निकालता है। ये क्या करता है, GnRH हार्मोन्स निकालता है। और ये क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। आपने सुना ही होगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। और पीयूष ग्रंथि के पास जाने के बाद क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो दो हार्मोन्स निकालती है, एक LH और दूसरा FSH हार्मोन्स निकालती है। जो LH हार्मोन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। आप कहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और जो FSH है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको मैंने बताया कि LH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और जो FSH हार्मोन्स है उसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आई होगी। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया थी ये भी पूरी पढ़ाई है। और जो ये क्रिया थी यानी कि जो ऊपर, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अंडाशय के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ाया था। मैंने आपको बताया जो ये दोनों हार्मोन्स थे ये मिलके क्या करते हैं, ओवेरी का निर्माण करते हैं, यानी कि अंडाशय का। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले क्या होता है, जब किशोरावस्था आ जाती है उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स निकालता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो GnRH हार्मोन्स निकालता है। ये पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन्स निकालते हैं, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स। ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ओवेरी का निर्माण करते हैं। LH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। FSH हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आपको पता है जब अंडाशय का निर्माण होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज आता है तो क्या होती है, ये संरचना यहाँ पे रुक जाती है। बट जब यहाँ पे जो अंडाशय है, जब अंडाशय का निर्माण होगा तो क्या होगा, ये क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि जो स्टॉप हो गई थी वो अब फिर से चालू हो जाएगी। तो आगे जब चालू होगी तो क्या होता है, प्राथमिक पुट्टक जो बना है उससे क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये देखिए प्राथमिक पुट्टक से क्या होता है, द्वितीयक पुट्टक का निर्माण होगा, द्वितीयक पुट्टक से तृतीयक पुट्टक का, और तृतीयक पुट्टक से क्या होगा, ग्राफियन पुट्टक का निर्माण होगा, और फिर पूरी क्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं कैसे प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक, और द्वितीयक पुट्टक से कैसे तृतीयक पुट्टक, और तृतीयक पुट्टक से कैसे ग्राफियन पुट्टक का निर्माण होता है। तो चलिए ये क्रिया पढ़ते हैं, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है और आपको हर चीज को नोट करते रहना है। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी, आपको नोट की भी फिक्र नहीं करनी। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे प्राथमिक पुट्टक का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया सबसे पहले जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसके अंदर क्या होता है, ओगोनियम कोशिका होती है जो कि स्टेम सेल की बनी होती है। स्टेम सेल का मतलब मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है जिससे कि अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो ओगोनियम कोशिका में क्या होता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि ऐसे ऐसे होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक में क्या होता है जिसे हम इंग्लिश में यहाँ क्या कहते हैं, मैं वो भी लिख देती हूँ, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या होता है कि जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, मैंने आपको समझाया था, तो क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत क्या होता है, ये क्रिया यहाँ पे रुक जाती है।
लेकिन जो यहाँ पे ये जो फुल पार्ट है, यानी कि जो ये फुल संरचना है, जो कि उगोनियम कोशिका के जब समसूत्री विभाजन होता है उगोनियम कोशिका के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। प्राथमिक अंडक के जो पूरी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राथमिक अंडक हो गया, आपको पता है। और जो आपको ये भी पता है कि जो ये कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। अब आपको समझना है, ये प्राथमिक अंडक हो गया। जब ये द्वितीयक अंडक में चेंज होगा यानी कि परिवर्तित होगा तो क्या परिवर्तन होंगे वो हम समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जो यहाँ पे ये प्राथमिक अंडक था उसको हम यहाँ पे बनाते हैं, और आपको पता है इसके किनारे किनारे क्या था कि सिर्फ एक परत थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया था, बट अब क्या होगा, द्वितीयक पुटक में बहुत सारी परतें हो जाएंगी, यानी कि बहुपर्तीय का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे मैं बना देती हूँ। तो आपको पता है कि ये क्या करेगा कि बहुत सारी परतों का निर्माण करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, थीका कोशिकाओं की एक परत बन जाएगी। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। जो ये प्राथमिक अंडक था जब ये द्वितीयक अंडक में परिवर्तित होगा तो इसमें क्या होता है, जो ये एक परत थी ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की, ये बहुपर्तीय का निर्माण करती है। और क्या होता है कि इसके चारों ओर क्या होती है, थीका कोशिका की परत होती है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, थीका कोशिकाएं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, इसी के अंतर्गत जो ये यहाँ पे प्राथमिक अंडक कोशिका है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखिए प्राथमिक अंडक कोशिका। इसमें क्या होता है, जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी कोशिका होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोलर, यानी कि प्रथम पोलर भी कह सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रथम या प्राइमरी ध्रुवीय काय। यहाँ पे लिख सकते हो प्रथम ध्रुवीय काय। इसका काम कुछ खास नहीं होता है, ये क्या होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और ये भी आगुणित होती है, ये भी आगुणित। आपको पता है जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, अगर हम मनुष्य की बात करें अर्धसूत्री विभाजन मनुष्य में, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 46 में जब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा तो 23 बनते हैं, लेकिन जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है तो उसका आधा नहीं होता, बल्कि समसूत्री विभाजन की तरह विभाजन होता है, यानी कि 23 में फिर बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें भी हुआ है, ये द्विगुणित था। जब इसमें विभाजन हुआ तो अगुणित अगुणित दोनों बनी, एक छोटी कोशिका थी एक बड़ी। जो छोटी कोशिका थी उसको हम प्रथम पोलर भी कह सकते हैं, इसको हिंदी में प्रथम ध्रुवीय काय भी कहते हैं। जो बड़ी कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद क्या होता है, ये द्वितीयक अंडक का निर्माण हो गया। प्रथम से कैसे द्वितीयक अंडक का निर्माण हुआ आपको समझ में आया। अभी मैं आपको लास्ट में फिर से दोहरा दूंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद क्या होता है, जब द्वितीयक अंडक से तृतीयक अंडक का निर्माण होगा तो क्या होता है, आपको पता है ये हो गया द्वितीयक अंडक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द्वितीयक अंडक। इसके चारों ओर आपको पता है क्या होता है, बहुपर्तीय का निर्माण हुआ था, आपको पता है। बट अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे इसके चारों ओर बहुपर्तीय का निर्माण तो होगा, ऐसे आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना देती हूँ सही से, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप ये ना कहो कि दीदी आपने तो जल्दी पढ़ा दिया, इसलिए मैं चलिए धीरे धीरे पढ़ा देती हूँ। ये देखिए ऐसे बहुपर्तीय का निर्माण तो होगा, बट इतनी जगह खाली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये बहुपर्तीय संरचना का जो निर्माण हुआ था ये सब इकट्ठा हो जाती है, और जब इकट्ठा होकर क्या करती है, तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और इसके चारों ओर क्या होती है, ये नाम बीच में चला गया, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, गलती से मैंने
यहाँ तक लिख दिया। इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे क्या था कि एक थीका परत थी, वो अब क्या करेगी, दो थीका परत का निर्माण करेगी। वो दो थीका परत की निर्माण करेगी। आपको समझ तो आ रहा है ना? ये देखिए, दो थीका परत का निर्माण करेगी। सबसे पहले तो ये क्या है, थीका परत, थीका कोशिका कह सकते हो, परत नहीं कहोगे, थीका कोशिका। जो बाहर की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्नी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थीका एक्सटर्नी। जो अंदर की ओर है उसे हम क्या कहते हैं, थीका एंट्रना। समझ आ रहा है? जो बाहर की ओर एक्सटर्नी, जो अंदर की ओर एंट्रना। एन आपको नाम से समझ आ रहा होगा, थीका एंट्रना अंदर की ओर, थीका एक्सटर्नी मतलब बाहर की ओर। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। ये तो क्या है, आपको पता ही है, ये ग्रेनुलोसा कोशिका है। समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं दोबारा दोहरा दूंगी, आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसका निर्माण होगा, प्रथम पोलर बॉडी का। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। जब द्वितीयक अंडक से जब तृतीयक अंडक का निर्माण होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या था, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या था कि एक ही थीका सेल थी, इसमें दो थीका सेल होगी अंदर और बाहर। और इसके बाद क्या था, जो यहाँ पे सारे में फैली हुई थी कोशिका, ग्रेनुलोसा कोशिका, वो सब इकट्ठा होकर बीच में खाली स्थान छोड़ देती, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। और नया क्या है, इसके अंदर प्रथम पोलर बॉडी का निर्माण होता है। सिर्फ इतना सा फर्क आया है, सिर्फ इतना सा, और आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आपको समझना है कि कैसे तृतीयक अंडक से जो ग्राफियन पुट्टिका है, जिसे कि परिपक्व पुट्टक भी कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होगा तो ये तो हो गया है कि तृतीयक अंडक कहेंगे, आप कह सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तृतीयक अंडक। और तृतीयक अंडक के चारों ओर क्या होगा, एक परत हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, इसके इसके चारों तरफ क्या होगा, जो ग्रेनुलोसा कोशिका थी वो सारी आ जाएंगी। वो जो मैंने आपको बताया था बहुपरतीय का निर्माण करती है, वो सारी ऐसे फैल जाएंगी और क्या करेंगी, सिर्फ एक तरफ, जैसे कि जहां खाली स्थान छोड़ दिया था कहाँ पे, तृतीयक पुट्टक में, वही भरेंगी और बाकी पूरा खाली स्थान छोड़ देंगी। और जो यहाँ पे जो थीका सेल थी वो सारी बन जाएंगी, अंदर और बाहर वाली। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है, तृतीयक पुट्टक में क्या था, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ रखा था, अब क्या होगा, यहाँ पे भर जाएगा, बाकी पूरा खाली छोड़ देगा। और क्या होगा, कोशिका के चारों तरफ। आपको सिंपल सी बात पता चली कि जो खाली स्थान है उसको हम एंट्रम ही कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंट्रम। जो यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, आपको पता है। और आपको क्या पता है कि बाहर वाली कोशिका ये, और ये अंदर वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, बाहर वाली कोशिका को हम कहते हैं थीका एक्सटर्नी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लिख लीजिए, चाहे मैं यहाँ लिख देती हूँ, थीका एक्सटर्नी। जो अंदर वाली है उसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे किनारे किनारे इकट्ठा हुई है इसको हम कहते हैं। और मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं बताई कि इस जो थीका सेल है इसके चारों तरफ भी एक एक परत की क्या होती है, ये जो ग्रेनुलोसा, ये भी एक एक परत बनाती है। मतलब बीच में खाली स्थान, किनारे किनारे, इसके किनारे किनारे कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। सिंपल सी बात आपको समझ में आया। जो इस कोशिका यानी कि जो तृतीयक अंडक है, इसके चारों जो ग्रेनुलोसा की जो कोशिका फैली है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोना एडिएटा।
ये वो वाला कोरोना नहीं है, कहीं आप जो कोरोना फैला है उसको समझे। ये दूसरा कोरोना एडिएटा है। सिंपल सी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये यहाँ पे परिपक्व पुटक यानी कि ग्राफियन पुटक का निर्माण हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक पुटक का निर्माण कैसे होता है। जो उगोनियम कोशिका होती है वो क्या होती है, स्टेम सेल की बनी होती है, यानी कि उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करके क्या करती है, अपनी जो संख्या है उसकी उसमें वृद्धि करती है। वृद्धि करके क्या करती है, प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है। और क्या होता है कि जो इस पूरी कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। आपको पता है, यहाँ पे मैंने अंडक लिख दिया, यहाँ पे पुटक लिख लीजिएगा। पुटक कहते हैं, आपको पता है। और उसके बाद जब प्राथमिक पुटक से जब द्वितीयक पुटक का निर्माण होगा तो क्या होता है, जो प्राथमिक पुटक था उसके साथ क्या होता है कि जो ये कोशिका एक परत की थी वो बहुपरतीय हो जाती है। बहुपरतीय के साथ क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, थीका जो कोशिका होती है उसकी एक परत बन जाती है। जब ये हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये यहाँ पे जो प्राथमिक अंडक था उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक छोटी होती है जिसे हम प्रथम पोलर कहते हैं, हिंदी में प्रथम ध्रुवीय काय कहते हैं। जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम द्वितीयक अंडक कहते हैं। जो प्रथम पोलर है वो किसी काम का नहीं होता, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। बचता क्या है, द्वितीयक अंडक बचता है। द्वितीयक अंडक में क्या होता है, जब द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक अंडक से क्या होता है, तृतीयक अंडक का निर्माण होगा। तृतीयक अंडक में क्या होता है, यहाँ पे जो द्वितीयक अंडक था उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्रेनुलोसा की जो कोशिका थी वो सब जगह फैली होती, बहुकोशिकीय होती, मैंने आपको बताया। वो सब इकट्ठा होके बीच में खाली स्थान छोड़ देती जिसे हम एंट्रम कहते हैं। और क्या होता है, जो थीका कोशिका एक परत की थी वो दो परत की हो जाती है। एक बाहर वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, कि बाहर वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्नी कहते हैं। जो अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं थीका एंट्रम। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। जब तृतीयक अंडक से जब ग्राफियन पुटक यानी कि परिपक्व पुटक का निर्माण होता है तो क्या होता है, जो यहाँ पे जो तृतीयक अंडक होता है इससे क्या होता है कि इसके चारों ओर क्या होती है, जो ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं होती है वो सब फैली होती हैं और बीच में सारा खाली स्थान होता है। और जैसे यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया था, अब क्या होता है, यहाँ पे सारी कोशिकाएं भर जाती हैं और इस परत यानी कि जो थीका सेल है उनके चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। और जो यहाँ पे ये द्वितीयक यानी कि तृतीयक अंडक है उसके चारों ओर बनाती हैं। और यहाँ पे, और आपको पता है जो थीका सेल थी वो दो परत की होती, थीका एक्सटर्नी, थीका एंट्रम। और आपको पता है जो खाली स्थान होता है उसको एंट्रम कहते हैं। जो यहाँ पे तृतीयक अंडक के चारों ओर बनाती है उसको हम कहते हैं कोरोना एडिएटा। और जो यहाँ पे जो थीका सेल के चारों ओर बनाती है परत उसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और यहाँ पे ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया। अंडजनन कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कर सकते हैं। आपको पढ़ के कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।